ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सोमवार 14 अक्टूबर के खसूसी सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। पाकिस्तान में SCO इजलास वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सजा दिया गया, लेकिन अगर कमरे में इंडिया और पाकिस्तान होंगे तो क्या माहौल में हल्का सा तनाव भी होगा? मजीद ये कि चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद की नूर खान एयर बेस पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आईनी मुसवदे पर काफ़ी हम आहंगी हो चुकी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। और गजा में पनाह गुज़ीनों से भरे एक स्कूल पर इसराइल की बमबारी से 15 अफराद की हलाकत। और ताइवान का कहना है कि चीन को फौजी मशकों की वजह से इश्तिआल अंगेजी से बाज रहना चाहिए। Chinese military maneuvers demonstrating its operational readiness are escalating tensions in the Taiwan Strait. मजीद ये कि पश्तून कौमी जिरगे ने मुतालबा किया है कि फौज और दहशत गर्द 2 माह में हमारे इलाके से निकल जाएं। पाकिस्तानी फौज और वसलवाल तंजीमुना जो बेला बेल नामुन तालिब न तरदाइश पर यादीगी दे जरगे मुश्तरका प्रेकड़ा वकड़ा कि दुआ मियाश्ते टाइम दाई वर्सरा ज़मीन दा खावर न दऊज। और ये भी कि ये लाइक्स और व्यूज का नशा है या जल्द अमीर होने की ख्वाहिश। अमरीकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आफत ज़दा इलाकों का रुख क्यों कर रहे हैं? और जानिए खंडरात में ढलते बैरूत के बारे में, जो कभी अरब दुनिया का पेरिस कहलाता था और जहां फैज़ अहमद फैज़ ने पनाह ली थी। और मजीद ये कि पैडल और स्टीयरिंग व्हील के बगैर इलॉन मस्क की साइबर कैब रोबो टैक्सी कैसे चलेगी और ये कब और कितने डॉलर्स में दस्तयाब होगी? Model Ys and the cyber cab, all driverless. You'll be able to take a ride in the cyber cab. There's no steering wheel or pedals. So I hope this goes well. ये सब कुछ तो सरबीन में शामिल होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत कुछ आज के सरबीन में सुन और जान सकेंगे। मगर पहले अहम आलमी खबरें। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अहम शाहराहें और इमारतें चमक धमक रही हैं। ग्रीन बेल्ट्स पर दरख्तों की कांट छांट और सब्ज रोशनियों का एहतमाम किया गया है, जबकि पुलों के नीचे रंग बिरंगी ड्राइंग्स बनाई गई हैं। रेड जोन में वाक़े पार्लिमान के सामने फूल ही फूल नजर आते हैं और उन्हीं के बीच फूलों से ही बना एक मोर भी है। ये तज़य्युन व आराइश किसी कौमी त्यौहार के लिए नहीं, बल्कि एक बैनुल अक़वामी इजलास की तैयारियों का हिस्सा है। रवां हफ्ते इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास हो रहा है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ करेंगे। इस इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे, जबकि ईरान के नायब सदर और इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा भी शरीक होंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म बतौर मुबस्सिर और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ख़ुसूसी मेहमान होंगे। 2 रोज़ा इजलास के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं और 17 अक्टूबर तक शहर की सिक्योरिटी पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले कर दी गई है। इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में
3 रोज के लिए आम तातील का ऐलान किया गया है, जबकि शहर के कारोबारी मराकज और अदालतें भी बंद रहेंगी। याद रहे कि शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद 2001 में चीन और रूस ने रखी थी, जिसके अराकीन में अब किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान भी शामिल हैं। क्योंकि आबादी के लिहाज से 2 बड़े ममालिक इंडिया और चीन इस तंजीम के रुकन हैं, इसलिए ये तंजीम दुनिया की कुल आबादी के 40% का एक फोरम है। पाकिस्तान 2005 से 2017 तक इस तंजीम का ऑब्जर्वर रुकन रहा और फिर जुलाई 2017 में इसे बाज़ाबिता तौर पर SCO में शामिल किया गया। इस तंजीम का आगाज़ एक यूरेशियाई सिक्योरिटी तंजीम के तौर पर हुआ, जिसका मकसद रूस, चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना था। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान की मुकम्मल रुकनियत और अफ़गानिस्तान की मुबस्सर की हैसियत से शमूलियत के बाद तंजीम ने अपने दायरा कार को वसी किया है। गुज़िश्ता बरस ईरान को भी तंजीम की बाकायदा रुकनियत दे दी गई। अब SCO की तवज्जो दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, मनशियात की स्मगलिंग और बुनियाद परस्ती जैसे मुश्तरका मसाइल पर है। SCO की तश्कील और बाद अज़ा फैलाव के वक्त इसे एक ऐसे इत्तेहाद के तौर पर देखा गया है जो मगरबी इत्तेहाद जैसा कि नेटो को काउंटर बैलेंस करने के लिए उसके मुतबादिल इत्तेहाद के तौर पर कायम किया गया है। लेकिन क्या शंघाई ताउन तंजीम वाकई नेटो जैसा मजबूत इत्तेहाद बन पाई है? शंघाई ताउन तंजीम चीन, रूस, पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक की वजह से आबादी के लिहाज से बड़ा इत्तेहाद है, जबकि ये दुनिया के 40% रकबे को भी कवर करता है। तज्ज़ियाकार आमिर रजा कहते हैं कि अगरचे इसका ढांचा नेटो से मुख्तलिफ है और फौजी सलाहियत भी महदूद है, लेकिन इस तंजीम का क़याम खुद एक मस्बत कदम है। उनके बकौल शंघाई ताउन तंजीम का मकसद ये नहीं कि ये मगरबी इत्तेहादों से तसादुम करे, बल्कि ये एक मुतवाज़िन इत्तेहाद बनने का मौका फराहम करती है, जिससे खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है। वाज़ेह रहे कि दुनिया में इस वक्त कई ऐसे इत्तेहाद मौजूद हैं जो मईशत या सिक्योरिटी और दिफाई ज़रूरियात के लिए बनाए गए हैं। इनमें बड़े इत्तेहाद जैसा कि G7, G20, क्वाड, नेटो और SCO हैं। G7 और G20 तो मईशत और इक्तिसादी अमूर पर बने अलायंस हैं, जिनकी तवज्जो का मरकज़ रुकन ममालिक में मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और सियासी हम आहंगी का फ़रोग़ है। ताहम नेटो 32 ममालिक का फ़ौजी इत्तेहाद है, जिसका मकसद मुश्तरका दिफा और रुकन ममालिक की सलामती है। इस इत्तेहाद में एक मुल्क पर हमला तमाम रुकन ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाता है। नाकदीन जैसा कि ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर तज्ज़ियाकार ज़ोहरा ज़ैदी इस इत्तेहाद को सिर्फ मगरबी मफादात का हामिल इत्तेहाद और मगरबी इन्फ्लुएंस कायम करने का एक हथियार समझते हैं। दूसरी जानिब SCO इत्तेहाद की तवज्जो का बुनियादी मरकज़ इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम, मुआशी ताउन और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात हैं। ताहम महदूद फौजी सलाहियत और रुकन ममालिक के दरमियान दाखिली इख्तलाफात इस इत्तेहाद की बड़ी कमज़ोरियाँ समझी जाती हैं। तो क्या शंघाई ताउन तंजीम अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रही है? ये इत्तेहाद अपने अहदाफ और मकासद हासिल कर पाया या नहीं, ये बहस तलब है। मगर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया समझते हैं कि एक ऐसे इत्तेहाद या तंजीम का मौजूद होना भी एक मस्बत बात है। ईरान से BBC से बात करते हुए तज्ज़ियाकार ज़हरा ज़ैदी कहती हैं कि शुरू में कमज़ोर आने वाली ये तंजीम अब मजबूत हो रही है। उनके मुताबिक सोवियत यूनियन से जो मुल्क बने वो बहुत से शोबों में कमज़ोर थे, उन्हें भी सहारे की ज़रूरत थी। जब ये तंजीम बनी तो उन ममालिक को एहसास हुआ कि अगर ताउन जारी रहा तो वो बेहतर हो सकते हैं और बैरूनी असर व रसूख भी ख़त्म होगा। उनकी राय है कि शुरू में मगरबी ममालिक के मुकाबले मशरक़ी ममालिक का ये इत्तेहाद ताकत के एतबार से कमज़ोर नज़र आता था, लेकिन अब कुछ कुव्वत में इजाफा हुआ है। ईरान की शमूलियत से ये तंजीम मज़ीद मजबूत हुई है। BBC से इसी बारे में बात करते हुए इंडिया की
सोहासिनी हैदर समझती हैं कि SCO बहुत से मसाइल पर बातचीत के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। वो कहती हैं कि ये एक अहम इलाकाई तंजीम है जो यूरेशिया में सिक्योरिटी और ताउन को फ़रोग़ देती है। ये अपने बहुत से मकासद हासिल नहीं कर पाई और इसकी वजह सिर्फ ये है कि वक्त के साथ साथ मकासद और अहदाफ में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अगरचे ये दो तरफा तनाज़ात को हल करने का फोरम नहीं है, लेकिन ये रहनुमाओं के लिए मुलाकात और मुश्तरका मसाइल पर गुफ्तगू का मौका फराहम करती है। और उनके ख्याल में इस्लामाबाद में होने वाला इजलास भी मुलाकातों का एक मौका तो है, इसके अलावा कुछ नहीं। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान वफूद के सरबराहान से अहम दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन इंडिया के वज़ीर खारिजा जयशंकर ने इससे पहले ही ये बयान दे दिया है कि उनका दौरा सिर्फ SCO इजलास में शिरकत तक महदूद होगा और वो पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत नहीं करेंगे। When, in my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do and which could happen also. I mean, you plan for that as well. I expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. SCO का ये इजलास एक ऐसे वक्त हो रहा है जब आलमी सतह पर कई मुमालिक तनाज़ात की जद में हैं। उनमें से बाज़ बड़े मुल्क इस तंजीम का हिस्सा भी हैं जो बराह रास्त या बिलवास्ता इन आलमी तनाज़ात में शामिल हैं, जैसे कि रूस और ईरान। SCO के इजलास की इसी टाइमिंग की वजह से इसे खासा अहम समझा जा रहा है और इसे एक बड़े स्टेज के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई इस इजलास के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दो तरफा ताल्लुकात में कोई ब्रेक थ्रो होगा या ईरान की ख्वाहिश पर इस प्लेटफॉर्म से इसराइल के खिलाफ कोई सख्त मौक़िफ़ सामने आएगा या रूस और यूक्रेन तनाज़े पर SCO के रुकन मुमालिक रूस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करेंगे? BBC से बात करते हुए इंडिया में खारिजा अमूर की माहिर सोहासिनी हैदर कहती हैं कि एक बड़ा या सख्त बयान या सख्त पोजीशन सामने आना मुश्किल है। उनके ख्याल में इनकी गुज़िश्ता मुलाकातों और इजलासों के दौरान जारी बयानात से इनके मौक़िफ़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर रूस और यूक्रेन तनाज़े पर इन्होंने पाबंदियों की सख्त मज़म्मत की है। इसी तरह SCO के सरबराही इजलास से हमने फ़लस्तीन और इसराइल की जंग पर भी बयानात देखे, लेकिन ये फोरम जिसका इजलास पाकिस्तान में हो रहा है तंजीम का आला तरीन लेवल नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझती कि कोई सख्त या बड़ा बयान नजर आएगा। सोहासिनी हैदर के मुताबिक एक वक्त था जब इंडियन और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकातें भी इसी फोरम पर होती रही हैं और फिर दो तरफा बातचीत का मौका भी मिलता रहा है। ताहम अब ऐसा लगता है कि हालिया बरसों में ये फोरम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक दूसरे पर तनकीद करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। आमिर ज़िया के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की वजह से इस इजलास के माहौल में हल्का सा तनाव रह सकता है। जब दहशतगर्दी की बात होगी तो इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएगा और पाकिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से इंडिया पर इल्ज़ाम लगाएगा और मुझे फ़िलहाल इन दोनों मुल्कों में तिजारत और दीगर शोबों में भी ताउन होता दिखाई नहीं दे रहा। जब कमरे में इंडिया और पाकिस्तान होंगे तो माहौल में हल्का सा तनाव तो होगा। वो कहते हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए इस वक्त ताल्लुकात में बेहतरी एक रिस्क हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ ताकत के ऐवानों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश हो, मगर कश्मीर के मामले में 2019 के बाद ऐसे किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ का पाकिस्तान को नुकसान होगा और इसका फॉल आउट पाकिस्तान की सियासत और फ़ौज के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। गजा के वस्ती इलाके में बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक स्कूल पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं।
हमास के जेर इंतज़ाम सिविल डिफेंस एजेंसी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इतवार के रोज़ नुसरात कैंप के मुकाम पर तोप खाने से हमला किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। ताहम इसराइल की दिफाई अफवाज की जानिब से कहा गया है कि वो स्कूल पर होने वाले इस हमले से मुतालिक सामने आने वाली इतलात का जायजा ले रहे हैं। इससे कबल शुमाली गजा में एक सड़क किनारे खेलते 5 बच्चे इसराइली अफवाज के ड्रोन हमले में हलाक हो गए थे। शहरी दिफा के एक तर्जुमान ने कहा कि अल मुफ्ती स्कूल पर हमले में कम अज कम 50 अफराद जख्मी हुए और 1 दर्जन से ज्यादा हलाक हुए हैं। हालिया दिनों में गजा का शुमाली इलाका सबसे ज्यादा जंग से मुतासर हुआ है, जहां इसराइली अफवाज एक बड़े जमीनी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे से हमलों में इजाफा कर रही है। गजा के हुकाम का कहना है कि अब तक सैकड़ों अफराद इन जमीनी कार्रवाइयों में हलाक हो चुके हैं। बैत हुनून और जबालिया के रिहायशियों ने बताया है कि इनका गजा शहर से राब्ता मुनक़ता है, जबकि इलाके के सबसे बड़े शहर के मुजाफात में इसराइली टैंक देखे गए हैं। इलाके के अस्पतालों में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत है। ताहम आलमी इदारा सेहत का कहना है कि रेड क्रॉस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में 9 दिन की कोशिशों के बाद कुछ अस्पतालों तक अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया पहुंचाई गई हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 42,000 से ज़्यादा अफराद के हलाकत की तस्दीक की है। ताहम गजा की 24 लाख की आबादी में से तकरीबन 19 लाख अफराद जंग की वजह से बेघर हो चुके हैं। इसराइल की दिफाई अफवाज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शुमाली इसराइल में एक फौजी अड्डे पर होने वाले ड्रोन हमले में उनके 4 फौजी हलाक हो गए हैं और 60 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। מהמטה הכללי ומטה שכל מקום כזה לא רק שיושמד אלא שלא נאפשר את חזרתם של המחבלים אל תוך המקומות האלה. זה דבר חיוני על מנת לשמור את ביטחונם. IDF ने मजीद कहा कि हाइफा के जुनूब में तकरीबन 33 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बे बिनियामीन से मुत्तसिल एक इसराइली फौजी अड्डे पर हमले में 7 फौजी शदीद जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली फौजी अड्डे पर होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसने तिल अबीब और हाइफा के दरमियान वाक़े इलाके में इसराइली दिफाई अफवाज यानी IDF गोलानी ब्रिगेड के तरबियती कैंप को निशाना बनाया गया है। मुसल्ह ग्रुप के मीडिया ऑफिस का कहना है कि यह हमला जुमेरात को जनूबी लेबनान और बैरूत में इसराइली हमलों के जवाब में किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आईनी मुसवदे पर काफ़ी हम आहंगी हो चुकी है और अब हम इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। टंडो अला यार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए लंबी चौड़ी और तवील मुशावरत के बाद अब आखिरकार हम आहंगी की जानिब बढ़ चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया था हमने उसे मुस्तरद कर दिया था। उस मुसवदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती और इंसानी हुकूक तबाह हो जाते। ताहम मुसवदे पर काफ़ी हम आहंगी हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इस सिलसिले में 1 से 2 रोज़ में बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से भी बात करूँगा। उनका मजीद कहना था कि असम्बली में इसलिए नहीं कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। 18वीं तरमीम को लाने में भी हमें 9 माह लगे थे, तो जल्दी किस बात की है। उनके मुताबिक आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई है, कम अज कम 9 दिन तो दिए जाएं। उन्होंने दावा किया कि जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से अपील है कि SCO के दौरान एहतजाज को मुलतवी करें। पहले भी इसके अच्छे नताइज नहीं आए थे और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर भी कल 15 है इंशाअल्लाह। मैं कराची में कल बिलावल भुट्टो साहब से मिलूँगा और फिर यहाँ से मैं सीधा लाहौर जाऊँगा। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलूँगा वहाँ पे। फिर मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तो वहाँ पर PTI के साथ उनकी क़यादत जो मौजूद है उनसे बात करूँगा
اور اس طریقے سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد کی نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال کیا گیا۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کا استقبال وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، پاکستان میں چین کے سفیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے کیا۔ چینی وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ 11 سال کے بعد چین کے کسی بھی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ واضح رہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جس میں مختلف ممالک کے وزرائے اعظم سمیت اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں پولیس لائنز پر شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 1 شہری زخمی ہوا ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق پیر کے روز بنو شہر کے اس علاقے سے شدید فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں جہاں پولیس لائنز واقع ہیں، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے متاثرہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پشتون تحفظ موومنٹ کے زیر انتظام پشتون قومی جرگہ 1 روز پہلے ہی اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس جرگے میں متعدد مطالبات کیے گئے ہیں، جن میں ایک یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ پشتون علاقوں میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ آج پولیس لائنز پر حملے کے بعد سے بنو میں حالات کشیدہ بتائے گئے ہیں۔ بنو میں میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ MTI کے ترجمان محمد نعمان نے BBC کو بتایا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنو میں 3 پولیس اہلکاروں کی لاشیں اور 1 شہری کو زخمی حالت میں لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام عملے کو حاضر ہونے کا کہا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پولیس لائنز پر حملے میں اہلکاروں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پولیس لائنز پر حملہ کرنا انتہائی بزدلانہ فعل ہے۔ بنو کے ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آور ایک چنگچی رکشہ میں سوار تھے جنہوں نے برقعے پہن رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں نے پولیس لائن کے گیٹ پر تعینات اہلکاروں پر حملہ کیا، جس میں 3 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ 4 حملہ آور بھی مارے جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ آج صبح بنو پولیس لائنز میں بکا خیل میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ پولیس افسران کے مطابق یہ واقعہ نماز جنازہ کے بعد پیش آیا۔ بنو سے منتخب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبائی وزیر پختون یار خان نے ایک بیان میں کہا ہے، بنو پولیس لائنز پر حملہ ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ کے بعد پیش آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا، بنو پولیس لائن پر حملے کے بعد علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بنو میں رواں سال کے آغاز کے بعد سے پولیس اہلکاروں پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد بنو میں تاجر اور مقامی لوگوں نے بنو پاسون کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ بنو میں مسلح افراد سر عام گھوم رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، جس پر یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ مسلح تنظیم سے وابستہ گڈ یا بیڈ طالبان کے خلاف کارروائی کی جائے اور علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن پولیس اور CTD کے اہلکار کریں۔ تائیوان کی جانب سے چین پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ خطے میں سلامتی کی صورتحال کو نقصان پہنچا رہا ہے اور بین الاقوامی قوانین کے لیے بھی خطرہ بن رہا ہے۔ تائیوان کے صدر ولیم لائی کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کو تائیوان کے آزاد اور جمہوری طرز زندگی کے انتخاب کا احترام کرنا چاہیے اور فوجی مشقوں کی وجہ سے اشتعال انگیزی سے باز رہنا چاہیے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آبنائے تائیوان کے دونوں جانب امن اور استحکام کو برقرار رکھنا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تائیوان کے صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری حکومت جمہوریت اور آزادی کے ہمارے آئینی نظام کا دفاع جاری رکھے گی۔ ہم قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے پر اعتماد بھی ہیں اور اس کی مکمل اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ تائیوان کی جانب سے اپنی مسلح افواج کو کسی بھی قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ताहम उसके खुफिया इदारे चीनी मिसाइलों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ताइवान की वजारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा कि जजीरे के बाहर के दिफाई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हवाई जहाज और बहरी जहाज तैनात कर दिए गए हैं। वजारत ने ताइवान के लोगों को भी कहा है कि वो किसी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करें और मुमकिन गलत मालूमात से होशियार रहें। वाज़ेह रहे कि चीन और ताइवान के दरमियान हालात तब कशीदा हुए जब चीन की जानिब से ताइवान के अतराफ में अपनी फौजी मशकों का आगाज किया गया। चीनी सरकारी मीडिया की जानिब से जारी होने वाले एक नक्शा में यह देखा जा सकता है कि किस तरह से चीन की जानिब से जारी फौजी मशकों ने जजीरे को घेरा हुआ है। ताहम खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया का कहना है कि वो ताइवान के इर्द गिर्द चीन की फौजी मशकों पर गहरी नजर रखे हुए हैं और उनकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। इंतजामिया ने कहा कि लाई की तकरीर के बाद मशकों का कोई जवाब नहीं और चीन को ऐसे मजीद इकदामात से गुरेज करना चाहिए जिससे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में होने वाले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का 2 रोज़ा जिरगा इतवार की शब इख्तिताम को पहुंच गया है। PTM के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इस जिरगे में बाजोड़, वज़ीरिस्तान, कोयटा, DI खान, योब समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस जिरगे के इख्तिताम पर शामलीन की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को नुकात की शक्ल दी गई और तमाम शुरका के सामने पेश करने के बाद मुत्तफ़िका तौर पर उनकी मंजूरी दी गई। जिरगे के इख्तिताम पर नुकात पेश करने से कबल इस जिरगे से मुतल्लिक़ कहा गया कि यह तमाम पश्तून कौम का जिरगा था। इस जिरगे की मेहमान नवाजी करने पर कुकी खेल कौम का शुक्रिया अदा किया गया और इस बात का भी फैसला किया गया कि जिरगा के मुकाम पर पश्तून कौम का एक दफ्तर बनाया जाएगा। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 2 रोज़ा जिरगे में सामने आने वाले नुकात बताते हुए मंजूर पश्तीन का कहना था कि फौज और दहशतगर्द तंजीमों को 2 महीनों का वक्त दिया गया है कि वो इलाके को खाली कर दें। अगर 2 महीने में ऐसा ना हुआ तो फिर जिरगा फैसला करेगा कि अब आगे क्या करना है और इलाके को कैसे खाली करवाना है। पाकिस्तानी फौज और वसलवाल तंजीमुना چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پر یادېږي د جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. जिरगे में फैसला हुआ कि इस पख्तून ज़मीन पर जो वसाइल हैं इसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। हलाक शुदगान और ज़मीन पर कब्जा कराने वालों के खिलाफ वकीलों की एक टीम तैयार की जाएगी और बिजली कबायली इलाकों में मुफ्त और दीगर इलाकों में 5 रुपए फी यूनिट दी जाएगी। लोड शेडिंग की सूरत में तमाम सूबों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जिरगे ने यह भी फैसला किया कि डेवरेंट लाइन पर तमाम तिजारती रास्तों को पुराने कावानीन के मुताबिक बहाल किया जाए। जिरगे ने फैसला किया कि कबीलों के दरमियान मसाइल के हल के लिए अमन कमेटी कायम की जाएगी। मजीद ये कि तमाम IDPs जिरगे के जरिए वापस अपने इलाकों में आएंगे। जिरगे में यह भी फैसला किया गया कि दूसरे सूबों में पख्तून कौम के साथ जो इम्तियाजी सलूक करेगा उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की जाएगी। मजीद ये कि मौजूदा आईन पाकिस्तान के तहत फौज सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। जिरगे में फैसला हुआ कि बिजली, कुदरती गैस और पानी की सहूलियात सूबा खैबर पख्तूनख्वा को तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएंगी। मजीद ये कि ब्लॉकशुदा शनाख्ती कार्ड बहाल किए जाएंगे और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा। जिरगे ने यह फैसला भी किया कि अगर किसी ने इस जिरगे की बुनियाद पर किसी के खिलाफ कार्रवाई की तो जिरगे की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आएगा। जिरगे में शामिल अफराद की जानिब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये मुतालबा किया गया कि वो इन तमाम मुतालबात के लिए कौमी असम्बली से बिल पास करवाए और जिरगा के मुकाम पर होने वाले तसादुम और हलाक शुदगान से मुतल्लिक तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन कायम की जाए। जिरगे के इख्तिताम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तमाम अक़वाम के मिशरान और तमाम पार्टियों के नुमाइंदगान ने यहाँ जिरगे में मुशावरत की है।
मैं बहैसियत वज़ीर आला आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए इन तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। उनका मज़ीद कहना था कि जो मुतालबात सूबाई हुकूमत के दायरा कार में नहीं हैं उनको मुतालिका वफाकी हुकाम के सामने उठाया जाएगा। वफाक और दीगर हुकाम के साथ बैठकर इन मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हुकूमत और रियासत का फ़र्ज़ है कि वो अवामी उमंगों को मद्देनज़र रखते हुए मसाइल को हल करके उनको मुतमईन करें। एक तरफ जहां अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में लाखों अफराद समुद्री तूफान मिल्टन से बचकर वहां से नकल मकानी की कोशिश कर रहे थे, वहीं माइक स्मॉल्स जूनियर ने टैंपा का रुख किया जो शदीद तूफानी हवाओं की जद में था। उनके पास एक इन्फ्लेटेबल मैट्रेस, एक छतरी और नूडल्स का एक पैकेट था। वो बुध की शाम उस वक्त बाहर निकले जब फ्लोरिडा तूफान की जद में था और वो उस दौरान ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म किक पर इस तूफान की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। उन्होंने देखने वालों से कहा कि अगर उनकी इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई तो वो अपने मैट्रेस को लेकर पानी में उतर जाएंगे। और जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग देखने वालों की तादाद 10,000 पर पहुंची तो उन्होंने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन जल्द ही उन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया। वो अपनी स्ट्रीम पर कहते सुने जा सकते हैं, हवा तेज होने लगी है और मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए मुझे दरख्त को पकड़ना पड़ा है। वाज़ेह है कि मुकामी हुकाम की जानिब से इस इलाके को खाली करने का हुक्म जारी किया जा चुका था और लोगों को हिफाजत के पेश नज़र घर बार छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया था। टैंपा बे से माइक की 1 घंटे तक जारी रहने वाली बराह रास्त स्ट्रीमिंग को किक पर 60,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिले। एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले गए उनकी स्ट्रीम के छोटे छोटे क्लिप अब तक लाखों बार देखे जा चुके हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जल्दी पैसा कमाने के ख्वाहिशमंद कंटेंट क्रिएटर्स में बहुत मकबूल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने और दूसरों से आगे निकलने के चक्कर में अक्सर स्ट्रीमर्स खतरा भी मोल लेते हैं। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर माइक के इस काम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो महज क्लिक्स और लाइक्स के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तमाम खतरात के बावजूद उनका कहना है कि वो ऐसे खतरनाक करतब दोबारा करने के लिए तैयार हैं अगर कीमत सही हुई तो। जब माइक से उन पर होने वाली तनकीद के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो तस्लीम करते हैं कि जो उन्होंने किया वो मुतनाज़ा था और कुछ अफराद की नज़र में ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं बल्कि उन लोगों की जानों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं जिन्हें ख़तरनाक सूरत हाल में इन्हें बचाने आना पड़ सकता है। ताहम उनका कहना था कंटेंट क्रिएटर्स के नुक्ताए नज़र से देखें तो लोग इस किस्म की ख़तरनाक चीज़ें देखना पसंद करते हैं। फ्लोरिडा में समुद्री तूफान मिल्टन में अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सामीन, बैरूत जहां आज हर तरफ तबाही फैली हुई है, कभी दुनिया के खूबसूरत और खुशहाल शहरों में शुमार होता था। बैरूत का सुनहरी दौर 1955 से 1975 तक था। उस वक्त बैरूत मशरिक़ वस्ता का सकाफती और मालियाती मरकज़ बन चुका था और ये वो वक्त था जब साहिल किनारे लग्जरी 5 स्टार होटल खुलने लगे थे। सुमेर कासर अपनी किताब बैरूत में उस दौर का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि रातों रात नए नाइट क्लब खुल गए थे जहां हॉलीवुड के सितारे, दुनिया की मशहूर शख्सियात और तेल के कुओं के मालकान आते थे। करीब ही अमरीकी यूनिवर्सिटी थी जो एक तरह से पूरे शहर का फिक्री मरकज़ थी। शायद बैरूत का सबसे मशहूर मुकाम सेंट जॉर्ज होटल था जिसे मशहूर फ्रांसीसी मैमार अगस्त पेरे ने डिज़ाइन किया था। 1934 में तामीर होने वाले इस होटल को दुनिया के मशहूर लोगों की पसंद बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सुमेर कैसर अपनी किताब में लिखते हैं कि मशहूर अदाकार पीटर ओटूल, मार्लन ब्रांडो, एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन को इसकी लॉबी में टहलते हुए देखा जा सकता था। इसके अलावा उर्दन के शाह हुसैन और ईरान के शाह रज़ा पहलवी अपनी बीवी के साथ अक्सर यहीं छुट्टियां गुजारते थे। लेबनानी माहिर इक्तिसादियात जॉर्ज कॉर्म अपनी किताब फ्रेगमेंटेशन ऑफ मिडल ईस्ट में लिखते हैं कि बहुत से लोगों ने कम फिल्बी को, जो शायद इस सदी के सबसे बड़े डबल एजेंट हैं, होटल के बार में बैठे देखा है। बैरूत की अशराफिया इस जगह घूमती फिरती थी लेकिन वो रुक कर इन्हें देखते थे। इन्हें देखना भी एक एजाज है। वोग मैगजीन ने लिखा
کہ اس وقت کے بیروت کا موازنہ کسی بھی جدید یورپی شہر سے کیا جا سکتا ہے۔ بیروت کی ہمر اسٹریٹ کا موازنہ پیرس کی مشہور شاؤنزے لیزے سے کیا جاتا تھا۔ یہاں خوبصورت فیشن سٹور، تھیٹر، بوتیک، ریستوران، کیفے اور ہوٹلوں کی قطاریں تھیں، جہاں دنیا بھر کے فنکار، شاعر، دانشور اور ادیب جمع ہوتے تھے۔ صرف ہمر اسٹریٹ پر 1 درجن سے زیادہ سنیما گھر تھے۔ بیروت کے وسط میں پرانے بازار بھی تھے جہاں مقامی لوگ خریداری کرتے تھے۔ بیروت پر فرانس کا اثر فطری تھا، کیونکہ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے فرانس کے قبضے میں تھا اور اسے 1943 میں ہی آزادی ملی تھی۔ سن 1952 میں بیروت کے مرکز کے باہر ایک کلب کھولا گیا تھا جہاں بیروت کے بڑے تاجر تیراکی اور شراب نوشی کے لیے جاتے تھے۔ ساحل سمندر کے قریب واقع کیسینو ڈو لیبان نہ صرف دنیا بھر کے جواریوں کی پناہ گاہ تھا، بلکہ ڈیوک ایلنگٹن جیسے پیانو بجانے والے فنکار اور جیک بریل جیسے گلوکار وہاں پرفارم کیا کرتے تھے۔ اس وقت بیروت بینکاری، تجارت اور سیاحت کا بھی مرکز تھا۔ بحیرہ روم کے مشرق میں کام کرنے والی کمپنیاں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کرتی تھیں، کیونکہ وہاں اچھے مواصلاتی ذرائع، اسکول اور یونیورسٹیوں کی کمی نہیں تھی۔ 1965 کی فلم 24 Hours to Kill میں بیروت اور اس کے آس پاس کے مناظر نے ناظرین کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ لبنان کے ایک طرف برف سے لدے پہاڑ اور دوسری طرف خوبصورت ساحل تھے۔ وہاں کے لوگ پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نظر آتے تھے۔ اس دوران پرورش پانے والے بہت سے لبنانی اب بھی گرمیوں کے موسم کو یاد کرتے ہیں جب سیاح بیروت آتے تھے۔ ملک بھر میں ہریالی تھی اور کئی مقامات پر لوگ پکنک مناتے نظر آتے تھے۔ 60 کی دہائی میں سنیما نے دنیا کے سامنے ایک ایسے دلکش بیروت کی تصویر پیش کی جہاں فلمی ستارے اور جاسوس ٹہلتے نظر آتے تھے۔ سنیما پروڈکشن کمپنیوں کے لیے بیروت کی کشش کی وجہ اس کا لبرل ٹیکس نظام بھی تھا، کیونکہ لبنان 50 کی دہائی میں ایک خوشحال ملک ہوا کرتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ اس کی لبرل اقتصادی پالیسی تھی، جس میں سماجی و اقتصادی ترقی کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ 1965 کی فلم 24 Hours to Kill میں بیروت اور اس کے آس پاس کے مناظر کی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس فلم میں نہ صرف مکی رونی کی اداکاری لاجواب تھی، بلکہ جدید بیروت اور اس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے، سینٹ جارج ہوٹل اور کیسینو ڈو لیبان کے دلکش مناظر نے پوری دنیا کے شائقین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس کے علاوہ سیکرٹ ایجنٹ 777، ویئر دی اسپائز آر، ایجنٹ 505 جیسی کئی فلمیں بھی بیروت میں فلمائی گئیں۔ 1975 سے بیروت کا ماحول بدلنا شروع ہوا اور وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اگلے 15 سال میں بیروت میں ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور تقریباً 10 لاکھ لوگ بیروت چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ 1982 میں اسرائیل کے حملے کے بعد آرامکو ورلڈ میگزین میں بہت سے یورپیوں کے مضامین شائع ہوئے، جن میں انہوں نے جنگ سے پہلے کے لبنان کو بیان کیا تھا اور اس کی خوبصورتی، خوشحالی اور معیشت کی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بہت سے لوگوں نے مشکل دنوں میں بھی بیروت میں پناہ لی۔ ان میں سے ایک اردو کے عظیم شاعر فیض احمد فیض تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب فیض کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے بیروت میں بد امنی کے باوجود چند سال وہاں گزارے۔ وہیں رہ کر انہوں نے لوٹس میگزین کی ایڈیٹنگ کی۔ جب اسرائیل نے 1982 میں بیروت پر حملہ کیا تو وہ بیروت چھوڑ کر اپنے ملک واپس چلے گئے۔ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی مشہور کمپنی ٹیسلا کی جانب سے ڈرائیور کے بغیر چلنے والی سائبر کیب نامی ٹیکسی لانچ کی گئی ہے۔ کیلیفورنیا کے شہر بربینک میں واقع وارنر بروس اسٹوڈیو میں منعقدہ ایک تقریب میں ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلون مسک نے اپنی کمپنی کی تیار کردہ سائبر کیب متعارف کروائی ہے۔ So we have quite a show for you tonight. I think you're going to like it. As you can see, I just arrived in the robotaxi, the cyber cab, and there's 20 more where that came from.
इस तकरीब में टेस्ला के रोबोट्स रक्स करने के अलावा शुरुका को मशरूबात भी पेश कर रहे थे। शुरुका के सामने साइबर कैब पेश करते हुए इलोन मस्क एक खास अंदाज में टैक्सी से बाहर निकले। टैक्सी देखने में ऐसी है जैसे कोई कंप्यूटर ग्राफिक असल दुनिया में दाखिल हो गई हो। टैक्सी में 2 दरवाजे हैं जो पंख की तरह खुलते हैं। Model Ys and the Cyber Cab, all driverless. You'll be able to take a ride in the Cyber Cab. There's no steering wheel or pedals. So I hope this goes well. इसमें ना ही पैडल्स हैं ना ही स्टीयरिंग व्हील। हम रोबोट नामी इस तकरीब में इलोन मस्क ने कहा कि ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियां उन गाड़ियों से ज़्यादा महफूज हैं जिन्हें इंसान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों का एक फ़ायदा ये भी है कि सार्फिन इन्हें बतौर टैक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलोन मस्क के अंदाजे के मुताबिक साइबर कैब की प्रोडक्शन सन 2027 से पहले शुरू हो जाएगी। ताहम नाकदीन के ख्याल में इस टैक्सी को महफूज बनाने के लिए मज़ीद वक्त दरकार होगा और इलोन मस्क एक मर्तबा फिर अपनी ही मुकर्रर करदा डेडलाइन से ज़्यादा वक्त ले लेंगे। ताहम इलोन मस्क ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो डेडलाइंस के मामले में पूर्ण उम्मीद रहते हैं। उन्होंने कहा कि साइबर कैब का मुकाबला गूगल की मालिक कंपनी अल्फाबेट की तैयार करदा वेमो से होगा, जबकि साइबर कैब की कीमत $30,000 से कम होगी। ताहम तज्जियाकारों ने साइबर कैब की कीमत वेमो से कम होने पर शक जाहिर किया है। उनके मुताबिक ये मंसूबा हकीकत पर मबनी नहीं है। आईटी रिसर्च कंपनी से मुंसलिक पॉल मिलर ने कहा कि इतने कम वक्त में इस कीमत पर टेस्ला के लिए नई नौयत की गाड़ी बनाना निहायत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के बिना या टेस्ला के हर गाड़ी पर नुकसान बर्दाश्त किए बगैर इस दहाई में इतनी कम कीमत वाली गाड़ी लॉन्च करने के इम्कानात बहुत कम हैं। इतवार की दोपहर जब बाबर आजम ट्रेनिंग के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में उतरे तो वो नहीं जानते थे कि चंद ही लम्हों बाद एक ऐसी खबर उनके आसाब पर गिरने वाली है जो उनके फैंस को भी हिलाकर रख देगी। जैसन गैलेक्सी बाउंड्री के करीब आए और बाबर आजम को अपनी तरफ आने का इशारा किया। हाथ में गेंद उछालते बाबर आजम जब गैलेस्पी के करीब आते हैं तो गैलेस्पी उन्हें ये खबर देते हैं। दोनों की गुफ्तगू काबिले समात नहीं, मगर गैलेस्पी की बात सुनने के बाद बाबर के चेहरे के तासुरात कुछ वैसे ही थे जैसे उस तारीखी फोटो में साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के हैं जब उन्हें 9/11 हमलों की इतला दी जाती है। सिर्फ बाबर के फैन ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट मुबस्सिरीन के लिए भी ये खबर किसी शौक से कम ना थी। कुछ ऐसा ही था जैसे ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को ड्रॉप कर दिया हो या इंडिया ने विराट कोहली को टीम से फारिग कर दिया हो। किसी भी जारी सीरीज के दौरान बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे सुपरस्टार्स को ड्रॉप कर दिया जाना ना समझ आने वाला फैसला है। अगर सीरीज शुरू होने से पहले ही इन तीनों को आराम दे दिया जाता तो बात शायद इतनी ना बढ़ती। जहां ये फैसला अपनी जगह हैरानकुन है, वहीं चलती हुई सीरीज के दौरान अचानक सिलेक्शन कमेटी में थोक के पैमाने पर तब्दीलियां भी काबिले फहम नहीं। हर 6 माह बाद चेयरमैन बदल जाना और एक कप्तान को जबरदस्ती इस्तीफे पर मजबूर करके 3 माह बाद दोबारा क़यादत थमाए जाना और फिर उसका 4 माह बाद खुद ही मुस्तफ़ी हो जाना भी माकूल नहीं है। अगरचे ये फैसला नसीम शाह के हवाले से सरासर ज़्यादती पर मबनी है कि अपने पिछले दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की मगर फील्डर उनका साथ देने से माजूर रहे। लेकिन शाहीन अफरीदी के हवाले से ये फैसला महज इसलिए हैरानकुन है कि उन्हें इस सीरीज के लिए मुंतखब किया जाना ही बजाय खुद निहायत हैरानकुन फैसला था। शाहीन अफरीदी की बॉलिंग की अजमत से कोई इनकार नहीं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वारिद हुए थे, कोई उन्हें वसीम अकरम का मुतबादिल करार दे रहा था तो किसी का ख्याल था कि अपनी रिटायरमेंट तक वो पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन बॉलर बन चुके होंगे। लेकिन रमीज राजा को दुआ दीजिए कि बतौर चेयरमैन पीसीबी एक बड़ी ट्रॉफी अपनी सीवी में सजाने का जुनून इस कदर उन पर हावी हुआ कि इंजरी से मुकम्मल बहाली का इंतजार किए बगैर ही शाहीन को मैदान में उतार दिया गया और उसी वर्ल्ड कप फाइनल से अपना स्पेल अधूरा छोड़े मैदान से बाहर जाने वाले शाहीन अभी तक अपनी रफ्तार और रिदम बहाल करने से कासिर हैं। सो अब अगरचे कमेंट्री बॉक्स में बरा जमान रमीज राजा बहुत सहूलत से पाकिस्तानी पेसर्स की फॉर्म पर तनकीद के दफ्तर खोल लेते हैं, मगर इस हंगाम में वो अपने कुछ सुनहरे फैसले भूल बैठे हैं जिनकी बदौलत शाहीन अफरीदी का इंटरनेशनल क्रिकेट में प्राइम पीरियड खत्म हो गया।
لیکن اب فقط پیس اور فارم ہی شاہین کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان دونوں سے کہیں بڑا راز ان کا رویہ ہے، جہاں وہ پچھلے 1 سال کی انتظامی تبدیلیوں کے بعد کسی اور کپتان کی بات سننا پسند نہیں کر پا رہے، ٹیم میٹنگز میں اپنی رائے کہنا پسند نہیں کر رہے اور دنیا بھر کے براڈ کاسٹ کیمروں کے سامنے پاکستانی کپتان کا ہاتھ اپنے کندھے پر دیکھنا تک پسند نہیں کر پا رہے۔ لیکن بابر اعظم کا معاملہ کچھ مختلف ہے کہ وہ اپنے رویے کی بجائے اپنے مائنڈ سیٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ان کی فارم میں گراوٹ طویل تر یوں ہوتی چلی گئی کہ پچھلے 2 سال میں ان سے متعلق آف فیلڈ فیصلوں اور انتظامی تبدیلیوں نے کبھی ان کے ذہن کو وہ ارتکاز پانے ہی نہیں دیا جہاں وہ اپنی شاٹ سلیکشن میں نکھار لا پائیں۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.